इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8, पांचवा अध्याय है न्यायपालिका का भाग नंबर 2। इसमें हम पढ़ेंगे भारत में अदालतों की संरचना कैसी है। हमारे देश में न्यायपालिका जो अदालत बोलते हैं उसकी संरचना बनावट कैसी है, इसके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। इस भाग में हमारे देश में 3 अलग अलग स्तर पर अदालतें होती हैं। 3 अलग अलग कैसे? एक केंद्र में, एक राज्य में, एक जिला में, जिसको बोलते हैं निचले स्तर पर और उच्च स्तर और सर्वोच्च स्तर। यहाँ पर देखो, निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती हैं, जिसे ऊपरी स्तर पर केवल एक अदालत होता है। जैसे में निचली अदालत, निचले सत्र में आ जाएंगे। एक राज्य में जितने जिले हैं उन सारे जिला पर एक कोर्ट, एक अदालत, और जो राजधानी होता है जिला राज्य का, उस राजधानी में होता है उच्च न्यायालय, और जो देश का राजधानी होता है उसमें होता है सर्वोच्च न्यायालय। तो अभी हम निचले न्यायालय के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे ऊपरी स्तर पर केवल एक अदालत है, जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज्यादा ताल्लुक होता है, लगाव होता है। उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत कहा जाता है। जो हमारे जिला में होता है उसे अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत कहा जाता है। ये अदालतें आमतौर पर जिले या तहसील के स्तर पर या किसी शहर में होता है। अब आमतौर पे एक तरफ है जिला अदालत, ठीक है, और एक तहसील मतलब होता है थाना के तौर पे होता है, जो सुनवाई किया जाता है। जैसे में कलेक्टर हो गया, डीएम, ये बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करती है। जैसे में फौजदारी हो गया, चाहे आप कोई भी मुकदमा यहाँ पर करवा लो, फौजदारी मुकदमा हो गया, चाहे यहाँ पर दीवानी अदालत, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत, जिसके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे, जिसमें बहुत तरह के सुनवाई होते हैं, फैसले सुनाए जाते हैं। प्रत्येक राज्य जिले में बांटा होता है, मतलब जितने भी राज्य हैं वो सब जिले बाई जिले बांटे रहते हैं। हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है, एक जज होता है उस जिला का। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है, प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय, जिसको हाई कोर्ट बोलते हैं। यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है, उस राज्य की सबसे ऊंची अदालत में उसे माना जाता है। उच्च न्यायाधीश से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है, जो केंद्र में होता है, जो देश के राजधानी में होता है। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के बाकी सारी अदालतों को माननी होती है, और नहीं मानेंगे तो फिर से वही स्थिति रहेगा, फिर से केस लड़ो, फिर से बहस होगा, फिर से एक सुझाव आएगा कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। निचली अदालतों से ऊपरी अदालत तक हमारी न्यायपालिका की संरचना एक पिरामिड जैसा है। दिए गए विवरणों को पढ़ने के बाद नीचे दिए गए चित्रों को भरें। अब देखो, जो यहाँ पर होगा मैं दिखाता हूँ, जो यहाँ पर भरा जाएगा, ये है जिला न्यायालय, ये है उच्च न्यायालय, ये हो गया सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर। इस तरह बांटा रहता है पिरामिड की तरह। हम पढ़ रहे हैं 5वां अध्याय न्यायपालिका। बुक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। चलो, ये बताने से पहले ये जो खाका दिया है मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ। उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले 1862 में कोलकाता, मुंबई, मद्रास में की गई। कहाँ पे? उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय तो ये देश आजाद हुआ तब बना है। उच्च न्यायालय कलकत्ता, बम्बई और मद्रास से। कलकत्ता जिसको आज कोलकाता बोलते हैं, बम्बई जिसको आज मुंबई बोलते हैं, और मद्रास जिसको आज चेन्नई बोलते हैं। तो ये जो चित्र आपको दिख रहा है, ये चेन्नई का हाई कोर्ट है, चेन्नई का हाई कोर्ट है ये। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ। आज देश भर में 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने?
25, क्योंकि 25 राज्य में ही हाई कोर्ट होते हैं, बाकी सब तो केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे केवल राष्ट्रपति का ही चलता है, बाकी किसी का नहीं चलता है वहां पे। बहुत सारे राज्यों के अपने उच्च न्यायालय हैं, जबकि पंजाब और हरियाणा का एक साझा उच्च न्यायालय है। साझा मतलब दोनों का एक ही है, हेडक्वार्टर एक ही में आता है। चंडीगढ़ न्यायालय चंडीगढ़ में आता है। तो चंडीगढ़, ये दोनों बाद में न बटे, तो चंडीगढ़ में एक उच्च न्यायालय था, तो उसी को अलग अलग अपना कर लिया गया है, लेकिन सब काम एक ही में होता है, एक ही बिल्डिंग में, लेकिन सब बांटा हुआ है कि इधर आपका डिपार्टमेंट, उधर आपका डिपार्टमेंट है। दूसरी तरफ 4 पूर्वोत्तर राज्य असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए गुवाहाटी में एक उच्च न्यायालय रखा गया है। कहाँ पे? गुवाहाटी, वहाँ का एरिया है जहाँ पर पहाड़ी एरिया है, वहाँ पर ही उसका उच्च न्यायालय रखा गया है। 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश अमरावती हो जाएगा और तेलंगाना हैदराबाद में अलग अलग उच्च न्यायालय है। 2019 से उसको लागू किया गया है। ज्यादा से ज्यादा लोगों के नजदीक पहुंचने के लिए कुछ उच्च न्यायालय की राज्य के अन्य हिस्सों में खंडपीठ मतलब एक ब्रांच भी है। इसमें अब बेंच बोल रहा है, लेकिन ब्रांच होगा। उच्च न्यायालय का एक एक ब्रांच खोल दिया गया है वहां पर कि लोगों को सुविधा हो, असुविधा नहीं। लेकिन फिर भी अगर कोर्ट कचहरी में चल गए तो समझ लो कि 3-4 महीना तो इसी तरह खत्म, सालों साल लग जाते हैं कोई केस सॉल्व करवाने में। इसीलिए 4 पैसा दे दो, एक कहावत है, अनपढ़ को 4 रुपया दे दो लेकिन उसको कभी ज्ञान मत दो। वही जज लोगों का है और अदालतों का है। भाई आपस में बातचीत कर लो, आपस में सुलह कर लो, नहीं तो सालों साल धक्के खाओ। कौन मना कर रहा है? तुम भी जियो, वकील भी जिएंगे, जज भी जिएंगे, पुलिस भी जिएगा। झगड़ा खत्म कर लो, कुछ नहीं होने वाला। झगड़ा करते रहोगे, पैसा देते रहोगे। क्या विभिन्न स्तरों की ये अदालतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? जी हाँ, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। भारत में हमारे पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, एक संविधान से जुड़ा हुआ। इसका मतलब यह है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मानने होते हैं, लेकिन माना नहीं जाता है, फिर उसको अपील किया जाता है, फिर से केस लड़ा जाता है और बदलाव किए जा सकते हैं, क्योंकि गलतियां इंसान से होती है। और सर्वोच्च न्यायालय में जो जज बैठते हैं वो भी इंसान ही होते हैं, फरिश्ता नहीं होते हैं। इस एकीकरण को समझने के लिए अपील की व्यवस्था को देखा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है, तो वह सबसे ऊपर की अदालतों में अपील कर सकता है। सबसे ऊपर की अदालत मतलब सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। अपील की व्यवस्था को समझने के लिए आइए एक मुकदमे पर विचार करें। यह राज्य दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य का मुकदमा है, जो निचली अदालत से सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ा गया। निचली जिला अदालत, उच्च न्यायालय, उच्च अदालत और सर्वोच्च अदालत, जिसको बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय, नीचे से लेकर ऊपर तक लड़ लिया गया। 1980 के फरवरी महीने में 1980 याद रखो, डेट याद रखो। 1980 के फरवरी महीने में लक्ष्मण कुमार ने 20 वर्षीय सुधा गोयल से विवाह किया था। कौन? लक्ष्मण कुमार। वे दिल्ली में एक फ्लैट में रहते थे, जहां लक्ष्मण के भाई और उनके परिवार भी रहते थे। 2 दिसंबर 1980 को सुधा की अस्पताल में मौत हो गई। कितना में? अस्पताल में मौत हो गई 2 दिसंबर 1980 को। शादी हुआ था 1980 में फरवरी महीने में। सुधा के घर वालों ने अदालत में मुकदमा दायर किया। जब निचली अदालत के सामने यह मुकदमा आया तो 4 पड़ोसी को भी गवाह के तौर पर बुलाया गया था। 4 पड़ोसी, गवाह को बुलाना पड़ता है ना, तो 4 पड़ोसी भी गवाह के लिए वहां पर गए थे गवाही देने। पड़ोसियों ने अपने बयान में कहा कि
1 दिसंबर, 2 दिसंबर को इसको मौत हुआ, वो मर गई। 1 दिसंबर की रात को उन्होंने सुधा की चीख सुनी थी और मामला जानने के लिए वे बलपूर्वक लक्ष्मण के घर में घुसे। पड़ोसी, वहां उन्होंने देखा कि सुधा की साड़ी में आग की लपटें उठ रही थी। उन्होंने सुधा को एक बोरे और कंबल में लपेटकर आग बुझाई। सुधा ने उन्हें बताया कि उसकी सास शकुंतला ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला था और लक्ष्मण कुमार ने आग लगाई थी। तो सुधा, शकुंतला और लक्ष्मण तो फंस गए। मुकदमे के दौरान सुधा के परिवार वालों और एक पड़ोसी ने कहा, ये देखो कर्नाटक उच्च न्यायालय का चित्र है ये। तो पड़ोसी ने कहा, कौन कहा? पड़ोसी ने कहा कि सुधा के ससुराल वाले उसके साथ बहुत ज्यादा मारपीट करते थे। उसकी मांग थी कि पहले बच्चे के पैदा होने पर, उन लोगों की मांग थी कि पहले बच्चा के पैदा होने पर एक बड़ी रकम, एक स्कूटर, एक फ्रिज दिया जाए। किससे? लड़की के घर वालों से, मतलब दहेज की बात है यहाँ पे। अपने बचाव में लक्ष्मण और उसकी मां ने कहा कि सुधा दूध गर्म कर रही थी, तभी उसके साड़ी में आग लग गई। इन सभी बयानों और साक्ष्यों के आधार पर निचली अदालत ने लक्ष्मण, उसकी मां शकुंतला और सुधा के जेठ सुभाष चंद्र को दोषी करार दिया और तीनों को मौत की सजा सुनाई। फांसी, मौत की सजा सुना दी गई। 1980 से 83 हो गया। 1983 के नवंबर महीने में तीनों अपराधियों ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील किया। जिला न्यायालय से उच्च न्यायालय में गया, ठीक है। अपील दायर की। दोनों तरफ से वकीलों के तर्क सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने फैसला किया कि सुधा की मौत एक दुर्घटना थी। सुधा की मौत एक दुर्घटना में हुई है। वह मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोव से जली थी। पहले तो स्टोव होता था ना, 1980 में स्टोव, बहुत अमीर अमीर जो लोग होते थे टाउन में रहने वाले, वो स्टोव का इस्तेमाल करते थे। आज ना गैस है, एलपीजी है, तो आज तो आराम से खाना बना लेते हैं, लेकिन आज भी एलपीजी का सिलेंडर फटता है तो घर के घर फट जाता है। अदालतों ने लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र जो उसका जेठ था, भसुड़, तीनों को बरी कर दिया, मतलब आजाद कर दिया। उसके बाद शायद आपको कक्षा 7 की किताब में महिला आंदोलन पर केंद्रित चित्र निबंध याद होगा, जो हम कक्षा 7 में पढ़े हैं। उसमें अपने पढ़ा था 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठन दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठा रहे थे कि दहेज की वजह से जो हत्या हो रही है उसे रोका जाए। उन्हें इस बात पर दुख था कि अदालतें इस तरह की घटनाओं में दोषियों को दंडित नहीं कर पा रही है। उच्च न्यायालय के उपरोक्त फैसले ने ऐसी जागरूक महिलाओं को काफी परेशान किया। देखो, लोगों को यह यकीन हो गया था कि अदालतें दोषियों को सजा नहीं दे पा रहा है, लेकिन न्यायालय ने उन जो जागरूक महिलाओं को बहुत तंग किया। उन्होंने कई जगह धरने प्रदर्शन किए और उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक और अपील दायर कर दी। यह अपील इंडिया फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स नामक संगठन की तरफ से दायर की गई थी। किसके तरफ से? यह अपील इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स नामक संगठन की तरफ से दायर की गई थी। 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां और भाई को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई शुरू कर दी। जो वो लोग आजाद हो गए थे, मतलब कोर्ट कचहरी के कानून से आजाद हो गए थे, जो उच्च न्यायालय ने उनको रिहा कर दिया था, तो उस पर फिर फैसला चालू हुआ। वकीलों के तर्क सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया वह उच्च न्यायालय के फैसले से अलग था। सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां को तो दोषी पाया, लेकिन सुभाष चंद्र को आरोपों से बरी कर दिया, क्योंकि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे।
क्योंकि दहेज मांगने वाली उसकी माँ शकुंतला, लक्ष्मण की माँ शकुंतला, और पति उसका था, सुधा का पति जो था उसका नाम था लक्ष्मण कुमार। तो लक्ष्मण कुमार और उनकी माँ शकुंतला को सजा हुआ, और उसका जो भाई था सुभाष चंद्र, उसको आरोप से बरी कर दिया गया, क्योंकि उसके पास उसके लिए कोई सबूत नहीं थे उसके खिलाफ कि उसे सजा दिया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों अपराधियों को उम्र कैद की सजा सुनाई, और जो सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपरी अदालत होती है, उन दोनों दोषियों को उम्र कैद, जीवन भर जेल में रहो सरो मर जाओ, तो उम्र कैद का उसको सजा सुना दिया गया। यहाँ पर देखो एक लाइन लिखा है, अधीनस्थ अदालतों को कई अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। उन्हें ट्रायल कोर्ट, जिला न्यायालय, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, मोटोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सिविल जज न्यायालय आदि नामों से बुलाया जाता है। ये जजों लोग का है, उनको ऐसे बुलाया जाता है। ये नामचीन दक्षिण में जो सिक्किम है, सिक्किम में जिला अदालत, सिक्किम के दक्षिण एरिया में ये सिक्किम जिला अदालत है, वहां पे। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे, विविध व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं कौन सी है, मतलब अलग अलग व्यवस्था के अलग अलग पार्ट प्रकार कैसा होता है, उसके बारे में हम इसमें देखते हैं। दहेज हत्या का यह मामला समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। दहेज हत्या का मामला, जो दहेज के लिए लड़कियों को मार दिया जाता है, समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। यह आपराधिक फौजदारी कानून का उल्लंघन है। किसका कानून? कौन सा कानून? फौजदारी कानून। फौजदारी कानून के अलावा हमारी विविध व्यवस्था दीवानी कानून या सिविल लॉ से संबंधित मामलों को भी देखती है। फौजदारी और दीवानी कानूनों के बीच फर्क को समझने के लिए नीचे दी गई तालिका को देखें। इसमें समझाया जा रहा है फौजदारी मुकदमा क्या होता है, दीवानी मुकदमा क्या होता है। फौजदारी मुकदमा मतलब मारपीट से रिलेटेड, और दीवानी मुकदमा जमीन जायदाद और कोर्ट कचहरी से। दीवानी जो अदालत, इसको जो कानून बोला जा रहा है दीवानी कानून, ये केवल कोर्ट में कर सकते हैं, और फौजदारी कानून के लिए आप किसी भी थाने में जा सकते हैं। मैं एक नंबर से बताता हूं। एक नंबर में है, ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। उदाहरण के लिए चोरी, दहेज के लिए औरतों को तंग करना, हत्या, यह फौजदारी मुकदमा में आता है। अब दीवानी मुकदमा में उससे संबंधित क्या है? इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है। उदाहरण के लिए जमीन की बिक्री, चीजों की खरीदी, किराया, तलाक आदि से संबंधित विवाद जो होते हैं वो दीवानी कानून में आते हैं, और ये हत्या, चोरी, दहेज फौजदारी कानून में आते हैं। तो इसको फौजदारी मुकदमा और दीवानी मुकदमा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्राथमिकी FIR दर्ज कराई जाती है। इसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है। पुलिस उस अपराध की जांच करती है, अदालतों में केस फाइल करती है कि ये जो केस है हम आपको दे रहे हैं। उसके बाद है दीवानी मुकदमे के बारे में बताता हूँ। दीवानी कानून, प्रभावित पक्ष की ओर न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। ये डायरेक्ट दीवानी का मतलब ही होता है कि आप कोर्ट में ही जाकर केस कर सकते हो, थाना वाना जाने का टेंशन नहीं है। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकते हैं। अब अगर किराएदार नहीं दे रहा है पैसा, किराया नहीं दे रहा है, तो मकान मालिक केस कर सकता है। अगर मकान मालिक समय से पहले किराया मांग रहा है तो मकान में रहने वाले किराएदार मुकदमा कर सकता है। तो यह दीवानी कानून में आ जाएगा। 3 नंबर, अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है।
और उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है। ये फौजदारी मुकदमा में आएगा, जिसको फौजदारी कानून बोलते हैं। अदालत राहत की व्यवस्था, अब ये है, अदालत राहत की व्यवस्था करती है। उदाहरण के लिए अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद है तो अदालत यह आदेश देती है कि किराएदार मकान को खाली करे और बकाया किराया चुकाए। अब उसके बाद से फैसला होता है तो अदालत बोलती है जो किराएदार है, भाई तुम मकान में खाली कर दो, मकान को खाली करो और बकाया जो तुम्हारा किराया है, जो बाकी है, उसे भी तुम जमा करो, करना ही है। अब ये आपको यहाँ पर सबमिट करना है। फौजदारी और दीवानी कानूनों के बारे में आप जो समझते हैं उसके आधार पर इस तालिका को भरें, जिसमें उल्लंघन का विकार दिया गया है। कुछ लड़के स्कूल जाते वक्त लड़कियों को हर रोज परेशान करते हैं। ये दीवानी कानून में आएगा या फौजदारी कानून में? अपनाई जाने वाली प्रक्रिया बताना है कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, पुलिस क्या करेगी या कोर्ट क्या करेगी। एक किराएदार को मकान खाली करने के लिए मजबूर किया जा रहा है और वह मकान मालिक के खिलाफ अदालतों में मुकदमा दायर कर रहा है, तो उसे दीवानी कानून बोलते हैं या फौजदारी कानून बोलेंगे, और कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी ये लिखना है। देखो, बताने के लिए तो हम भी बता सकते हैं, लेकिन आप इस पर ट्राई करोगे तो और सीखोगे। देखो, ऊपर वाला है फौजदारी कानून, नीचे वाला है दीवानी कानून। ऊपर वाले के लिए थाना में जाकर एफआईआर करना पड़ता है, नीचे वाले में कोर्ट में जाकर वहां पर कंप्लेन दर्ज कराना पड़ता है अपने अपील के लिए। हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है, चाहे वो कौन सा भी व्यक्ति है, चाहे कैसा भी है, क्या वो अदालत में जा सकता है अपने न्याय मांगने के लिए? इसके बारे में हम पार्ट नंबर 3 में, भाग नंबर 3 में पढ़ेंगे। तब तक लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का हमारे और हमारे टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।